आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम व द्वितीय। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मैसूर एक शक्ति के रूप में आखिर उभरा कैसे। फिर हम चलेंगे पहले एंग्लो मैसूर युद्ध की तरफ और देखेंगे कि कैसे एक संधि के बावजूद मामला विश्वासघात और तनाव तक पहुंच गया। इसके बाद बारी आएगी दूसरे युद्ध की घटनाओं की। और हाँ, सबसे आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से जो भी जरूरी पॉइंट्स हैं उनका एक बढ़िया सा सारांश भी देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है मैसूर का उदय। इसमें हम ये देखेंगे कि हैदर अली ने इस राज्य को एक इतनी बड़ी ताकत कैसे बना दिया। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है साल 1761 से और सेंटर में है हैदर अली। देखिए, उस वक्त मैसूर पर वोडियार वंश का शासन था। ये वही वंश है जो कभी बहुत शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन हैदर अली, कमाल की बात यह है कि उसने अपनी शुरुआत एक मामूली से घुड़सवार के तौर पर की थी, पर अपनी काबिलियत और एम्बिशंस के दम पर वो आगे बढ़ता गया और 1761 आते आते वो मैसूर का डिफैक्टो मतलब असली शासक बन बैठा। सोचिए, एक साधारण सैनिक से सुल्तान बनने तक का सफर वाकई असाधारण था। ये तो शासक बनने के बाद हैदर अली ने सबसे पहला काम क्या किया? अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उसने क्या किया? डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद ली और एक मॉडर्न हथियार कारखाना मतलब एक आर्सेनल स्थापित किया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। उसने माहे और मैंगलोर जैसे बंदरगाहों पर अंग्रेजों के व्यापार पर रोक लगा दी। ये एक तरह का इकोनॉमिक वॉरफेयर था, एक आर्थिक युद्ध। और उसकी कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी वो भी बहुत चतुर थी। समझिए, एक तरफ तो ब्रिटिश, कर्नाटक और त्रावणकोर, ये सब उसके सीधे सीधे दुश्मन थे। तो दूसरी तरफ थे मराठा और हैदराबाद के निजाम, जो उसके सहयोगी तो थे पर अस्थिर, मतलब ऐसे साथी जो कभी भी पाला बदल सकते थे। तो अब देखिए, एक तरफ हैदर अली की ताकत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां। तो इसका नतीजा क्या होना था? टकराव तो तय था। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा सेक्शन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो 1767 से 1769 के बीच ये पहला युद्ध हुआ। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे कि अंग्रेजों ने जो व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे वो, और हैदर का आरकोट पर हमला, ये सब तो थे ही। लेकिन इस युद्ध में हैदर अली का सबसे बड़ा दांव, उसका मास्टर स्ट्रोक, थी उसकी रणनीति। उसने क्या किया? अंग्रेजों को पूरी तरह से चौंका दिया। सीधे उनके गढ़ मद्रास पर हमला कर दिया। अब इस तरह के सरप्राइज अटैक से अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए और बस युद्ध का पलड़ा पूरी तरह से हैदर अली के पक्ष में झक गया। खैर, युद्ध के बाद 1769 में हुई मद्रास की संधि। अब ये संधि कैसी थी? ये एक डिफेंसिव पैक्ट था, एक रक्षात्मक संधि। मतलब सीधा सा था, अगर कोई तीसरा पक्ष हमला करता है तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। संधि की जो मुख्य शर्तें थीं उनके हिसाब से दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस कर दिए और अंग्रेजों ने एक बड़ा वादा किया कि अगर मराठा मैसूर पर हमला करेंगे तो वो हैदर की मदद के लिए आएंगे। ये हैदर अली के लिए एक बहुत बड़ी मॉरल विक्ट्री थी। क्यों? क्योंकि उसने अंग्रेजों को अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए मजबूर जो कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने वादा तो कर दिया, सवाल यह है कि क्या उन्होंने इसे निभाया? और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है जो हमें हमारे अगले सेक्शन की ओर ले जाता है। सेक्शन 3, विश्वासघात और तनाव। देखिए, संधि को सिर्फ 2 साल हुए थे। साल था 1771 और इस वादे को परखने का वक्त आ गया। हुआ ये कि मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया और मद्रास की संधि के हिसाब से अंग्रेजों को मदद के लिए आना चाहिए था, पर वो नहीं आए। ये एक खुला विश्वासघात था। नतीजा, हैदर अली को अकेले ही मराठों का सामना करना पड़ा और शांति कायम करने के लिए उसे 36 लाख रुपए की एक बहुत भारी रकम चुकानी पड़ी। इस धोखे ने हैदर अली के मन में अंग्रेजों के लिए एक गहरी नफरत भर दी और यहीं से दूसरे युद्ध की नींव पड़ गई। जाहिर है, इस विश्वासघात का बदला तो लिया जाना था और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये दूसरा युद्ध जो 1780 से 1784 तक मतलब पूरे 4 साल चला। इसका जो इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण बना, वो था अंग्रेजों का फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा करना। अब ये माहे हैदर के संरक्षण में था, तो इस बार हैदर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा। उसने अपनी डिप्लोमेसी का ऐसा इस्तेमाल किया कि अपने पुराने दुश्मनों यानी निजाम और मराठों को भी अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत त्रिगुट मतलब 3 शक्तियों का गठबंधन तैयार कर लिया। और ये युद्ध कोई वन साइडेड मैच नहीं था, इसमें लगातार उतार चढ़ाव आते रहे।
जैसे 1780 में आरकोट की लड़ाई में हैदर अली ने कर्नल बेली की सेना को बहुत बुरी तरह हराया। एक शानदार जीत थी वो। लेकिन अगले ही साल 1781 में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पोर्टो नोवो में जबरदस्त वापसी की और जीत हासिल कर ली। मतलब ये कि एक कांटे की टक्कर थी, जहां कभी मैसूर का पलड़ा भारी होता तो कभी कंपनी का। और फिर साल 1782 में युद्ध के ठीक बीच में एक ऐसी बड़ी घटना हुई जिसने मैसूर के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। हैदर अली की मृत्यु हो गई। हाँ, एक बात यहां ध्यान रखने वाली है कि उनकी मृत्यु लड़ाई में नहीं हुई थी, बल्कि कैंसर की बीमारी से हुई थी। खैर, हैदर के बाद मैसूर की कमान आई उनके काबिल बेटे टीपू सुल्तान के हाथों में, और लीडरशिप बदलने के बाद भी टीपू ने अपने पिता के संघर्ष को जारी रखा। युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो 4 साल की इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार 1784 में मंगलोर की संधि हुई और युद्ध खत्म हुआ। अब इसका नतीजा क्या निकला? सच कहें तो कोई स्पष्ट विजेता था ही नहीं। ये एक तरह से ड्रॉ पर खत्म हुआ। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए। बात असल में ये थी कि दोनों ही पक्ष इस लंबी लड़ाई से बुरी तरह थक चुके थे। उनके संसाधन खत्म हो रहे थे, तो शांति कायम करने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और इस संधि पर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश अधिकारियों ने दस्तखत किए। तो हमने दोनों युद्धों की पूरी कहानी को विस्तार से समझ लिया है। अब वक्त है हमारे आखिरी सेक्शन का, जहां हम इन सभी जानकारियों को परीक्षा के नजरिए से समेटेंगे और हाँ, इन्हें याद करने के कुछ आसान तरीके भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब इस चार्ट को देखिए। यहां दोनों युद्धों की तुलना एक साथ की गई है। पहली चीज पर ध्यान दीजिए। पहला युद्ध छोटा था, सिर्फ 2 साल का, जबकि दूसरा पूरे 4 साल चला। फिर बात करते हैं संधि की। पहले युद्ध के बाद हुई मद्रास की संधि एक रक्षात्मक संधि थी और इसमें मैसूर का पलड़ा भारी था, मतलब हैदर की एक साफ जीत थी। वहीं दूसरे युद्ध के बाद हुई मंगलौर की संधि ने सिर्फ स्टेटस को बनाए रखा और युद्ध बराबरी पर छूटा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले युद्ध का अंत हैदर की जीत के साथ हुआ, जबकि दूसरे युद्ध के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल आता है कि इन संधियों के नाम कैसे याद रखें। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। एक निमोनिक है मैड मैन। यहां मैड से याद रखिए मद्रास की संधि जो पहले युद्ध के बाद हुई, और मैन से याद रखिए मंगलौर की संधि जो दूसरे युद्ध के बाद हुई। सिंपल। और युद्धों का ड्यूरेशन भी याद रखना आसान है। पहले युद्ध की अवधि दूसरे युद्ध की ठीक आधी थी, 2 साल और 4 साल। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स परीक्षा में बहुत काम आती हैं। टीपू सुल्तान, मैसूर का चीता। तो आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक बहुत ही, कह सकते हैं, दिलचस्प किरदार के बारे में, टीपू सुल्तान। इन्हें मैसूर का चीता भी कहा जाता था। हम उनके शासन के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी, उन्होंने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, और उनकी मिलिट्री इनोवेशंस। ये सब कुछ मिलकर उन्हें अपने ज़माने के सबसे मॉडर्न शासकों में से एक बनाता है। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे उनकी राजनीति, युद्ध और कूटनीति। फिर बात करेंगे आर्थिक सुधारों और व्यापार की। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सैन्य शक्ति, कैसे उन्होंने मॉडर्नाइजेशन किया और तकनीक का इस्तेमाल किया। फिर हम देखेंगे कि उनकी सोच, उनकी विचारधारा कैसी थी जो उन्हें एक आधुनिक शासक बनाती है। और आखिर में एक स्मार्ट समरी होगी जिसमें हम सारे मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, राजनीतिक, युद्ध और कूटनीति। इसमें हम देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अपने दुश्मनों और दोस्तों दोनों के साथ कैसे रिश्ते निभाएं। देखिए, टीपू का जो पूरा शासनकाल था ना, वो लगातार लड़ाइयों से भरा हुआ था। और सबसे बड़ा खतरा कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य, जो लगातार फैल रहा था। तो मैसूर को बचाने के लिए उन्होंने कई युद्ध लड़े, कुछ डिफेंसिव, कुछ ऑफेंसिव। पर एक बात समझनी होगी, टीपू सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेट भी थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाने की सोची, और इसके लिए उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया? फ्रांसीसियों के साथ। उनके साथ गहरे डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए। और ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, ताकि मॉडर्न मिलिट्री हेल्प मिल सके और एक एंटी ब्रिटिश ग्रुप तैयार हो सके। चलिए अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पहलू पर, आर्थिक सुधार और व्यापार। देखिए, किसी भी राज्य को मजबूत होने के लिए उसकी इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और ये बात टीपू सुल्तान बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में टीपू ने क्या किया? उन्होंने स्टेट की तरफ से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, किसानों को मोटिवेट किया कि वो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाएं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा, कह सकते हैं, क्रांतिकारी सुधार था, वो था रेवेन्यू सिस्टम में। उन्होंने जो बिचौलिए थे, जिन्हें पुलिगार कहते थे,
उनका रोल ही खत्म कर दिया। ये पोलीगार जो थे वो किसानों का बहुत शोषण करते थे। तो टीपू ने क्या किया? उन्होंने सैलरी पर अधिकारी रखे, जिससे किसान अब सीधे राज्य से जुड़ गए। इस एक कदम से करप्शन भी कम हुआ और स्टेट की इनकम भी स्टेबल हो गई। ट्रेड के मामले में टीपू की सोच बहुत ग्लोबल थी। उन्होंने सिल्क जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया और स्टेट के कंट्रोल में फैक्ट्रियां लगवाईं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने मसालों के व्यापार पर स्टेट मोनोपोली लगा दी। मतलब ये कि कोई भी विदेशी, खासकर यूरोपियन व्यापारी अब सीधे किसानों से मसाले नहीं खरीद सकता था। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे विदेशियों पर डिपेंडेंसी कम हुई और मैसूर की इकोनॉमिक पावर बढ़ी। और अपने इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस उन्होंने किससे मजबूत किए? अंग्रेजों के दुश्मनों से, जैसे फ्रांस, तुर्की और अरब देशों के साथ। तो एक तरफ मजबूत इकोनॉमी और दूसरी तरफ क्या चाहिए? एक मॉडर्न सेना। तो चलिए अब टीपू के सैन्य आधुनिकीकरण और तकनीक को देखते हैं, जो शायद उनकी सबसे फेमस लेगेसी है। टीपू को मिलिट्री इनोवेशंस के लिए ही जाना जाता है। उन्होंने दुनिया में पहली बार लड़ाई में रॉकेट टेक्नोलॉजी का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया। ये जो मैसूरियन रॉकेट्स थे, ये लोहे के बने होते थे और इनकी रेंज पारंपरिक रॉकेट से कहीं ज्यादा थी, और ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए थे। बाद में अंग्रेजों ने यही टेक्नोलॉजी सीखी और अपने रॉकेट्स बनाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी आर्मी को मस्कट जैसे एडवांस्ड हथियारों से लैस किया और फ्रेंच ट्रेनर्स की मदद से यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी। हाँ, टीपू ने एक स्ट्रांग नेवी बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश बहुत कामयाब नहीं हो पाई। अच्छा, युद्ध और व्यापार से हटकर टीपू की सोच कैसी थी? उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? चलिए अब उनके वैचारिक दृष्टिकोण को समझते हैं। यही वो चीज है जो उन्हें एक मॉडर्न रूलर के तौर पर स्थापित करती है। टीपू सुल्तान 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। उन्होंने खुद को सिटीजन टीपू यानी नागरिक टीपू कहलवाना शुरू कर दिया। सोचिए, उस राजशाही के दौर में ये कितना क्रांतिकारी विचार था। वो जैकोबियन क्लब के मेंबर भी बने, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप था। उन्होंने सिर्फ क्रांति के आइडियल्स को सपोर्ट ही नहीं किया, बल्कि नेपोलियन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की। और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी यानी स्वाधीनता का वृक्ष भी लगाया। ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रतीक था और उनकी मॉडर्न और इंटरनेशनल सोच को दिखाता है। तो अभी तक हमने टीपू सुल्तान के शासन के 4 अलग-अलग पहलुओं पर बात की: राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैचारिक। चलिए अब इन सभी मेन पॉइंट्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं? टीपू सुल्तान एक मल्टी डिमेंशनल रूलर थे। पॉलिटिकली वो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे और फ्रांसीसियों के स्ट्रैटेजिक दोस्त। इकोनॉमिकली उन्होंने बिचौलियों को हटाकर और ट्रेड पर स्टेट कंट्रोल करके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। मिलिट्री के फील्ड में वो रॉकेट टेक्नोलॉजी के पायनियर थे और उन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइंस पर मॉडर्नाइज किया। और आइडियोलॉजिकली वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल से प्रभावित एक मॉडर्न सोच वाले शासक थे, जो दुनिया में हो रहे बदलावों पर पैनी नजर रखते थे। तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आज हम इतिहास के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझने वाले हैं, जिसने, आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संधि हुई और उसके क्या परिणाम निकले। फिर हम चलेंगे चतुर्थ युद्ध की तरफ और देखेंगे टीपू का अंत कैसे हुआ। और आखिर में हम नई व्यवस्था और एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया था। अब देखिए, ये जो नक्शा है ये हमें दिखाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कोई सीधी साधी लड़ाई नहीं थी। ये एक बहुत ही पेचीदा खेल था, गठबंधनों का, रणनीतिक चालों का। इसमें आप देख सकते हैं कि मैसूर कैसे अकेला पड़ता जा रहा है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, चिंगारी तब भड़की जब टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया, जो कि अंग्रेजों का सहयोगी था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात टीपू के बिल्कुल खिलाफ थे। यूरोप में फ्रांस की क्रांति चल रही थी और इसका सीधा मतलब यह था कि टीपू को अपने पुराने दोस्त यानी फ्रांसीसियों से इस मुश्किल घड़ी में कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। और इसी का नतीजा था कि टीपू के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक महागठबंधन बन गया। कौन कौन थे इसमें? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद के निजाम, मराठा और त्रावणकोर, सब एक साथ। अब जाहिर है, इस चौतरफा हमले के सामने मैसूर टिक नहीं सका और लॉर्ड कॉर्नवालिस की सूझबूझ, उसकी कूटनीति की वजह से कंपनी की एक निर्णायक जीत हुई। अच्छा, युद्ध तो खत्म हो गया
और इसका अंत हुआ एक संधि से, एक ऐसी संधि जिसे मैसूर के इतिहास का एक काला अध्याय माना जाता है। तो चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन में इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि और उसके नतीजों को जरा गहराई से समझते हैं। तो साल था 1792 जब श्रीरंगपट्टनम की संधि पर दस्तखत हुए। ये संधि मैसूर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका थी और इसकी शर्तें इतनी कठोर और अपमानजनक थी कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, संधि की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त थी वो थी मैसूर का पतन। टीपू को अपना आधा, जी हां, पूरा आधा राज्य खोना पड़ा और इस एक शर्त ने मैसूर को सैन्य और आर्थिक दोनों ही तरीकों से बिल्कुल पंगु यानी कि कमजोर बनाकर रख दिया। बात यहीं नहीं रुकी, इसके ऊपर से एक भारी जुर्माना भी लगाया गया, पूरे 3 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना। और शायद सबसे ज्यादा अमानवीय शर्त यह थी कि जब तक ये किश्तें पूरी नहीं हो जाती तब तक टीपू के 2 बेटों को अंग्रेजों ने अपने पास बंधक बनाकर रखा। अब ये नक्शा देखिए, ये 1792 के प्रादेशिक विभाजन को साफ साफ दिखाता है। मराठों को मिला तुंगभद्रा तक का क्षेत्र, निजाम को कृष्णा और पेन्नार के बीच का इलाका, और जो सबसे जरूरी, सबसे रणनीतिक हिस्से थे जैसे कि मालाबार तट, वो अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। मतलब ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं था, ये मैसूर को चारों तरफ से घेर कर उसे पूरी तरीके से बेबस कर देने की एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। और अपने इसी चालाक रणनीति के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, और ये बहुत मशहूर कथन है, मैंने अपने मित्रों को मजबूत किए बिना अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। मतलब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक शतरंज की चाल थी। एक तरफ तो शत्रु यानी मैसूर अपना आधा राज्य खोकर पूरी तरह से कमजोर हो गया, और दूसरी तरफ जो मित्र थे यानी मराठा और निजाम, उन्हें सिर्फ सीमावर्ती इलाके दिए गए, बस नाम के लिए, ताकि वो इतने ताकतवर ना हो जाएं कि भविष्य में अंग्रेजों के लिए ही कोई खतरा बन बैठें। कितनी दूर की सोची थी उसने। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। टीपू सुल्तान वो अपनी हार का बदला लेना चाहते थे और बस सही मौके की तलाश में थे, और यहीं से चौथे और आखिरी आंग्ल मैसूर युद्ध की जमीन तैयार होती है। इस बार अंग्रेजों की तरफ से एक नया गवर्नर जनरल था, रिचर्ड वेलेजली, जो पहले वाले से कहीं ज्यादा आक्रामक था। उसने टीपू के सामने एक प्रस्ताव रखा, सहायक संधि का। अब ये सहायक संधि क्या थी? ये एक तरह से गुलामी का दस्तावेज था जिसमें भारतीय राजा को अपनी आजादी अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी, और टीपू सुल्तान का जवाब साफ इनकार, और यही इनकार चौथे युद्ध का तात्कालिक कारण बन गया। तो एक बार फिर वही पुराना गठबंधन मैदान में उतरा, अंतिम घेराबंदी। एक तरफ थे अंग्रेज, हैदराबाद और मराठा, और दूसरी तरफ अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में घिरा हुआ अकेला मैसूर। और फिर आया वो दिन, 4 मई 1799। घटनाक्रम क्या था? श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। मैसूर का शेर हमेशा के लिए शांत हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ? मैसूर की पूरी तरह से हार हुई और अब पूरे दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र अधिकार हो गया था। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं और देखते हैं कि टीपू के बाद मैसूर का क्या हुआ और अंग्रेजों ने वहां क्या नई व्यवस्था बनाई। तो युद्ध के बाद क्या हुआ? देखिए, अंग्रेजों ने सत्ता की वापसी की। उन्होंने प्राचीन हिंदो वोडियार वंश को सत्ता सौंप दी, और शासक किसे बनाया? एक बालक, कृष्णराज वाडियार तृतीय को। लेकिन इसकी शर्तें थी। नए शासक को उसी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसे टीपू ने ठुकराया था, और मैसूर का आकार उसे अत्यंत छोटा कर दिया गया। तो आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक माइंड मैप के जरिए। 1792 में कॉर्नवालिस था, आधा राज्य चला गया, 3 करोड़ का जुर्माना लगा, लेकिन टीपू जीवित थे क्योंकि संधि हुई थी। अब आते हैं 1799 पर। इस बार वेलेस्ली था, सहायक संधि को इनकार किया गया, टीपू की मृत्यु हुई और वोडियार वंश की पुनर्स्थापना की गई। और ये कुछ की लोकेशंस हैं जो याद रखने लायक हैं। तुंगभद्रा मराठों को, कृष्णा पेन्नार निजाम को और मालाबार अंग्रेजों को मिला।